स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 और सब्जेक्ट है आपका होम साइंस। चैप्टर नंबर है 11 उत्तरजीविता वृद्धि तथा विकास। तो इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझाए जाएंगे। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। पहला क्वेश्चन है 2 मार्क्स का पूछा जाएगा आपका, ये बहुत ही छोटा सा है। मानव जीवन अवधि को कितनी अवस्थाओं में बांटा जा सकता है? ठीक है, कितनी अवस्थाओं में बांटा जा सकता है? तो बेसिकली देखिए इसकी 5 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली अवस्था होती है शैशव अवस्था, जो कि जन्म से लेकर कितनी होती है 2 वर्ष तक। ठीक है, उसके बाद आती है आरंभिक बाल्य अवस्था जो या फिर पूर्व विद्यालय वर्ष, जो कि कितनी होती है 2 से 6 वर्ष तक की। उसके बाद आती है मध्य बाल अवस्था, ये कितनी होती है 7 से 11 वर्ष। फिर आती है किशोर अवस्था 11 से 18 और वयस्क 18 वर्ष और तथा उससे अधिक। यानी कि देखिए आप इन अवस्थाओं को इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई बच्चा जो है वो जब 2 साल का है तो शैशव अवस्था में है, कोई बच्चा 2 से 6 वर्ष का है तो वो आरंभिक अवस्था में है, आरंभिक बाल्य अवस्था। जब 7 से 11 में पहुंचता है तो मध्य है, और उसके बाद 11 से 18 तो किशोर है, और उसके बाद वयस्क। 18 के बाद क्या है? वयस्क हो जाता है। ठीक है, तो 2 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन बनेगा। समझ गए आप सभी? क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, ये भी आपका 2 मार्क्स का ही बनेगा। शांति उन्मुख तथा स्नेहनात्मक जो अनुशासनात्मक दृष्टिकोण है ये क्या है, इसे समझाइए। तो इसके ऊपर देखिए बच्चों, एक तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, एक आपका 4 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनेगा, उसे मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। तो सबसे पहले 2 मार्क्स में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्नेहनात्मक अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। इसका क्या मतलब? देखिए जैसा कि नाम है स्नेहनात्मक, यानी कि स्नेह प्रेम इससे संबंधित होगा। तो सिंपल सा ऐसे लिखेंगे कि कुछ माता पिता जो है वो अपने बच्चों को अनुशासित कहते हैं, कई नियम मूल्यों को उनको समझा कर तथा उनके साथ तर्क वितर्क भी करते हैं, स्नेहमय और कोमल व्यवहार भी करते हैं। यानी कि देखिए ये जो माता पिता होते हैं जो कैसा दृष्टिकोण रखते हैं, अनुशासनात्मक स्नेहनात्मक, तो वो क्या करते हैं अपने बच्चों के साथ में स्नेह से और प्रेम से बात करते हैं। ठीक है, उन्हें जीवन के मूल्यों को अच्छे से समझाते हैं, उनके साथ तर्क वितर्क करते हैं। वहीं आ जाता है शांति उन्मुख। तो शांति उन्मुख कैसा है कि कुछ माता पिता अपने बच्चों को कोई कारण बताए बिना उन्हें किसी विशेष तरीके से व्यवहार करने से रोकने के लिए आदेश देते हैं। वे बच्चों को धमका भी सकते हैं या फिर शारीरिक दंड भी देते हैं। तो इसी को कहा गया है शांति उन्मुख। ठीक है, यानी कि क्या होता है कि कई माता पिता अपने बच्चों को किसी भी कारण के बिना कोई विशेष तरीके से व्यवहार करने की आदेश मतलब व्यवहार करने से रोक देते हैं, या फिर अगर वो नहीं रुकेंगे तो धमका देते हैं या फिर शारीरिक दंड भी देते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आता है? स्नेहनात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत। समझ गए आप सभी? क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में है भाषा विकास से आप क्या समझते हैं? शिशु की भाषा का विकास कब आरंभ होता है? तो देखो भाई सबसे पहले समझेंगे अर्थ। तो भाषा के विकास का अर्थ देखिए 2 तरह से समझेंगे। भाषा के विकास का अर्थ है भाषा का विकास जन्म से ही आरंभ हो जाता है तथा बच्चा जो है वो रोकर या फिर हंसकर आवाज निकालता है, तो हम समझते हैं कि भाषा का विकास आरंभ हो चुका है। भाषा के विकास का अर्थ हो गया कि अपनी बात किसी प्रकार से किसी ध्वनि के द्वारा कहने की कोशिश करना, जन्म की जैसे कि जन्म के समय बच्चा रोकर कई तरह की आवाजें निकालता है। ठीक है, तो ये तो हो गया अर्थ। उसके बाद आ जाती है कि जब बच्चा जो है वो खुश होता है तो वो कू कू टाटा ऐसी आवाजें निकालता है, और धीरे धीरे वह फिर शब्दों को समझने लगता है। फिर क्या होता है कि वो उन छोटे छोटे शब्दों को जोड़ने की कोशिश करके बोलना शुरू कर देता है, जैसे कि ता मामा तुतलाकर बोलने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से भाषा का विकास का अर्थ ये हो जाएगा, और किस तरह से आरंभ होती है प्रक्रिया वो इस तरह से हो जाएगी। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें पूछा गया है बच्चे के लालन पालन प्रक्रिया में माता पिता का क्या योगदान होता है? यानी कि बच्चे के जो पालन पोषण है उस प्रक्रिया में माता पिता का क्या योगदान होता है? तो भाई सबसे बड़ा योगदान तो माता पिता का ही है, क्योंकि जन्म तो माता देती है, पालते माता पिता दोनों हैं। तो माता पिता ही बच्चे का लालन पालन करते हैं, उसकी देखरेख करते हैं, जिसका उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि जैसा बच्चे का लालन पालन होगा वैसे ही बच्चे का व्यक्तित्व बनेगा। आपने कहावत सुनी होगी कि तुम्हारे माता पिता ने यही संस्कार दिए हैं, यही सिखाया तुमने, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। तो इसका मतलब यही है कि लालन पोषण जब किया है माता पिता ने अपने बच्चे का, तो उसे क्या संस्कार जो है वो दिए गए हैं, यही डिपेंड करता है उस बच्चे के व्यवहार पे।
तो क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो अपने माता पिता के कौशल, उनके व्यवहार, उनकी मान्यताएं, उनकी धारणाएं और उनके मानक, यानी कि वो क्या मानते हैं, इन सभी चीजों से सीखते हैं। यानी कि अपने माता पिता से हर एक चीजों को वो सीखते हैं सभी बच्चे। अभिभावकों के द्वारा बच्चों को अगर प्रेम दर्शाया जाता है तो ये अच्छी बात है। क्यों? ताकि उनका जो विकास है वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा सकता है और ये एक अहम हिस्सा भी होता है। उसके बाद है कि माता पिता अपने बच्चे को अनुशासित करते हैं और उन्हें कई नियमों को, ठीक है, उनको समझाकर तथा उनके साथ तर्क वितर्क भी करते हैं। तो ये देखिए, अभी मैंने आपको बताया था 2 मार्क्स में ये वाला, तो यही जो 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट आप लिख देंगे बच्चे की लालन पालन प्रक्रिया में, ठीक है। स्नेहनात्मक और फिर उसके बाद अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, तो ये मैंने आपको समझा ही दिया है यहाँ पे, तो अब समझाने की जरूरत है नहीं। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की। सामाजिक विकास क्या होता है और शिशु का सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है? तो चलिए, सबसे पहले सामाजिक विकास। तो आरंभिक संबंध तथा मनोभाव जो भी शिशु की देखभाल करता है, यानी कि जो भी व्यक्ति शिशु की देखभाल करता है, शिशु को उससे एक लगाव उत्पन्न हो जाता है, जो कि उसकी सामाजिक क्रिया को दर्शाता है। तो इसी को कहेंगे हम बच्चे के लिए सामाजिक विकास। उसके बाद शिशु का सामाजिक विकास होता कैसे है? तो देखिए, शिशु को देखकर जब हम मुस्कुराते हैं तो सिंपल सी बात है, जब हम उसकी मुस्कुरा कर देखते हैं तो वो भी हमें मुस्कुराता देखता है। तब वह धीरे धीरे से अपने मुंह से थोड़ी सी आवाज निकालता है, देखभाल करता है, यानी कि जो देखने वाला होता है, जो बच्चे की देखभाल करता है, शिशु की देखभाल करता है, वो शिशु को निरंतर देखना पसंद करता है। चाहे वो माता हो पिता हो, वो हमेशा चाहते हैं कि बच्चा मेरे सामने रहे। शिशु और देखभालकर्ता के बीच एक वार्तालाप का तरीका स्थापित हो, हालांकि बोलते जरूर नहीं है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट, हाव भाव जो है, इस तरीका स्थापित हो जाता है बोलने का, ठीक है, वार्तालाप का। यह सामाजिक व भावनात्मक क्रियाओं के प्रथम स्वरूपों में से एक है। देखभाल करता अपने चेहरे पर कुछ हाव या फिर भाव लेके आते हैं। यह शिशु को भावनात्मक गतिविधियों में अंतर करने में सहायक होता है, ठीक है। देखभाल करता शिशु के साथ कई प्रकार की क्रियाएं करते हैं, जैसे कि सिर हिलाने की, इधर उधर उछलने की, झटके देने की, किसी ध्वनि के द्वारा बच्चे को खुशी महसूस होती है तो उसे बार बार करने की। साथ ही साथ देखभाल करता जो है वो शिशु के साथ थोड़ा बड़े होने पर खेलते भी हैं। जब बच्चा 2-4 महीने का हो जाता है और फिर मतलब 5-6 महीने को जब वो चलने लगता है, तो ऐसे में वो उसके साथ खेलते भी हैं। जैसे कि एबू, ये आपका जो होम साइंस है उसमें नाम है, लेकिन इसको हिंदी में कहते हैं लुका छिपी, जो कि एक आम खेल माना जाता है जिसे आमतौर पर छोटे बच्चे अपने माता पिता के साथ में खेला करते हैं। तो एक शिशु का जो है सामाजिक विकास इस तरह से होता है। समझ गए आप सभी? तो ये तो थे बच्चों आपके छोटे छोटे क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे सबसे बड़े क्वेश्चन की, ठीक है। ये आपका बहुत बड़ा प्रश्न है कि संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण होते हैं। जो बच्चा होता है वो 4 चरणों से गुजरता है। एक है संवेदी क्रियात्मक, पूर्व प्रचलनात्मक, पूर्णतः प्रचलनात्मक और औपचारिक प्राचलनात्मक। तो ये हैं क्या क्या चीजें, चलिए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे संवेदी क्रियात्मक की, ठीक है। सबसे पहले संवेदी क्रियात्मक, ये कब तक होती है? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। तो इसी क्वेश्चन को बच्चों हमने यहाँ पे पढ़ा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, ठीक है, शैशव अवस्था वगैरह। लेकिन यहाँ पे है जो थोड़ा सा संज्ञानात्मक विकास के चरण पूछे गए, वो थोड़ा अलग चीज थी। तो सबसे पहले संवेदी क्रियात्मक, इसमें क्या क्या होता है? तो जो बच्चा है वो अपनी ज्ञानेंद्रियों की मदद से अपने आसपास के वातावरण को समझने की कोशिश करने लगता है, कुछ क्रियात्मक क्षमताओं को विकसित करता है, इसलिए इसे संवेदी गामक अवस्था कहते हैं। यानी कि इस अवस्था में क्या होता है कि जो बच्चा है वो अपनी ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करते हुए आसपास के वातावरण को समझने का प्रयास करता है। जैसे किसी खिलौने के स्पर्श के द्वारा समझना, किसी आवाज को ध्वनि के द्वारा समझना, किसी संकेत को ध्वनि के द्वारा समझना। 2 माह की आयु तक जो बच्चा है वो अपने आसपास की रुचियां, अपने आसपास की जो चीजें हैं उसमें रहना शुरू कर देते हैं, कि उसे आसपास का वातावरण रहने के लिए अच्छा लगने लगता है। 3 माह तक की आयु में वह ये समझने लगता है कि दूसरे की क्रियाओं के क्या संकेत मिलते हैं, कि दूसरे के जो जो लोग हैं वो जो क्रियाएं करते हैं उससे मुझे क्या सीख मिलती है, वो क्या समझता है बच्चा, ये समझ में आ जाता है। 4 से 8 महीने की आयु के बीच में जो शिशु है वो ये समझने लगता है कि क्रियाओं का प्रभाव दूसरे पर क्या पड़ता है, कि वो जो बोलता है या किसी भी चीज को, सामान को तोड़ता फोड़ता है, तो उससे दूसरे पे क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि जब कोई वस्तु गिराता है तो उससे आवाज आती है,
इसका कारण है प्रभाव संबंध की शुरुआत, सॉरी प्रमाव संबंध की शुरुआत। ठीक है, तो इस तरह से जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की आयु में ये जो क्रिया होती है संवेदी क्रियात्मक, ये आपको समझ में आ गई होगी। बात कर लेते हैं अगली, ये है पूर्व प्रचलात्मक अवधि 2 से 7 वर्ष की। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि इस अवधि के दौरान जो बच्चा है वो प्रारंभिक संकल्पना विकसित करना शुरू कर देता है। प्रारंभिक संकल्पना कैसे कि जैसे वो आसपास की जो अपना जो माहौल है उसमें बहुत सारी चीजों को समझना शुरू कर देता है, जैसे कि किसी चीज की बनावट क्या है, वो किस स्थान से आई है, उसका आकार क्या है, कितना समय हो चुका है, कितनी दूरी है, गति कैसी है, संख्या कैसी है, रंग क्या होते हैं, क्षेत्र क्या होता है, मात्रा, आमास, जीव, निर्जीव, लंबाई, तापमान आदि के आधार पे वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करने लगता है 2 से 7 वर्ष की आयु में। जब वह 4 वर्ष की आयु तक का होता है, 4 वर्ष की आयु तक जब मान लीजिए वो 3 वस्तु दिए जाने पर उनमें से सबसे लंबी कौन सी है उसे समझ पाता है। यानी कि अब देखिए यहाँ पे जो बच्चा जो है प्रारंभिक संकल्पना में क्या करता है, बहुत सारी चीजें जैसे कि स्थान, आकार, समय, दूरी, गति, संख्या, रंग, क्षेत्र, मात्रा, जीव, निर्जीव, लंबाई, इन सभी को क्या करता है, समझने लगता है। तो एक उदाहरण दे दिया, उदाहरण क्या दे दिया है कि मान लीजिए किसी बच्चे को 3 हमने वस्तु दे दी, तो उन तीनों वस्तु में से सबसे लंबी कौन सी होगी वो उसे आसानी से समझ पाएगा। अब यहीं पे आ जाती है एक संख्या की संकल्पना। बच्चों आपकी संख्या की संकल्पना अलग से 4 मार्क्स में पूछी जा सकती थी, लेकिन ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे आपको एक छोटे से पॉइंट में समझाई गई है कि मान लीजिए कोई बच्चा जो 3 वर्ष की आयु में 3 वर्ष की आयु में बच्चा 1 से 10 तक की गिनती का उच्चारण कर सकता है। धीरे धीरे गलतियों के जाने पर वह सुधरने लगता है और वह संख्या को सीखने लगता है और उन्हें विकसित करता रहता है और उनकी संकल्पना करते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से उसकी गणना भी करने लगता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया पूर्व प्राचलात्मक जो अवधि है वो क्या होती है। अब आ जाते हैं आगे, ये है हमारी ठोस प्राचलात्मक अवधि 7 से 11 वर्ष। कितनी है? 7 से 11 वर्ष। तो इसमें समझते हैं क्या होता है, इसे बेसिकली हम मध्य बाल अवस्था यानी कि जब बच्चा 7 से 11 वर्ष में होता है तो उसे मध्य बाल अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा एक ही समय में विभिन्न आयामों में ध्यान केंद्रित करता है, यानी कि वो एक ही पर्टिकुलर टाइम पे बहुत सारी चीजों को सीखना शुरू कर देता है। वह समस्या को विभिन्न पहलुओं के द्वारा सोचता है। उस स्थिति के लिए सामग्री के साथ संरक्षण या फिर क्रमांक भी कर सकता है, जैसे एक गिलास में जल डालने के वह पीछे क्या तर्क वितर्क हो सकता है, ऐसे समझने लगते हैं। यानी कि जब बच्चे को कोई समस्या उत्पन्न होती है तो बच्चा जो है वो उसे अन्य पहेलियों के द्वारा सोचने लगता है, समझने लगता है, उनका सॉल्यूशन निकालने लगता है। जैसे कि मान लीजिए किसी गिलास में जल डाला गया, तो जल डाला गया इसके पीछे क्या तर्क होगा, वो जल जो है वो बाहर क्यों नहीं है, उसके अंदर क्यों रह गया, तो ऐसे तर्क वितर्क जो बच्चा लगाने लगता है इस अवस्था में। इस अवस्था में बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, यानी कि इस अवस्था में बच्चे जो उनका ध्यान जो होता है वो अधिक केंद्रित होता है। वो समझना शुरू कर देते हैं कि विभिन्न व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों को विभिन्न तरीके से समझते हैं, यानी कि जो बहुत सारे व्यक्ति हैं वो अपनी जो परिस्थितियां होती है, जो समस्याएं होती है, उन्हें अलग अलग तरीके से समझते हैं। तो ये चीज है वो एक बच्चा समझना शुरू कर देता है। इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा फिर से संख्या संकल्पना का विकास करता है। तो संख्या संकल्पना क्या आती है कि वो 1 से 10 तक की आयु मतलब जो गिनती होती है उन्हें पढ़ना शुरू कर देता है, धीरे धीरे गलतियों को सुधारता है और 1 से 100 तक की गिनतियों को सीखना शुरू कर देता है। तो वही चीज है यहाँ पे उसी संकल्पना का विकास करता है। वह गिनतियों में अब गलतियां बिल्कुल भी नहीं करता है। श्रेणियों के विकास के लिए निर्धारित मापदंड के आधार पर कोई विशिष्ट वस्तु के संबंध को जोड़ा जा सकता है, जैसे कि फलों की बीज रहित और बीजों वाले फलों में वर्गीकृत कर सकता है। उसके तर्क वितर्क शक्ति पहले की अपेक्षा काफी विकसित हो जाती है। हालांकि देखिए तर्क वितर्क की शक्ति जो है वो होती तो इस वाली में भी है, पूर्व प्रचलात्मक अवधि में भी, लेकिन जो 7 से 11 होती है इसमें क्या होती है, अधिक विकसित हो जाती है। ठीक है, अब मान लीजिए उसे हमने बीज रहित यानी कि इसमें बीज नहीं है और एक बीज वाले फल दे दिए, तो हम वो उसे अच्छी तरीके से वर्गीकृत कर पाएगा कि हाँ ये इसमें बीज नहीं है, इसमें बीज वाले हैं, ये इस तरह से कर सकता है। उसके बाद सबसे आखिरी आ जाती है अवस्था, वो है औपचारिक प्रश्नात्मक अवस्था, जो कि कितनी है, 11 से 18। तो देखिए इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में बालक एक किशोर बन जाता है और वह चीजों को और अच्छे से समझने लगता है। यह अमूर्त अवस्था कहलाती है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि अमूर्त अवस्था, अमूर्त जो अवस्था है, ठीक है, अमूर्त क्या है, अमूर्त अवस्था किसे कहते हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि 11 से 18 औपचारिक प्रश्नात्मक जो व्यवस्था है उसके बारे में बात हो रही है। बच्चे जो है वो बिना किसी वस्तु के सामने होने पर भी उसके बारे में कल्पना विचार विमर्श कर सकते हैं, सोच विचार कर सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं,
बच्चों के विचार में योग्यता आ जाती है। यानी कि अगर बच्चे के सामने कोई वस्तु नहीं भी है तो वो उसकी एक जो मूर्ति है, यानी कि एक जो प्रतिछाया अपने दिमाग में बना लेते हैं और फिर उसी के आधार पर डिबेट यानी कि विचार विमर्श कर सकते हैं, सोच सकते हैं कैसी हो सकती है, क्या निष्कर्ष निकलेगा, और इससे उसके बच्चे के जो विचार है उसमें एक अच्छी योग्यता व्याप्त हो जाती है। तो इस संभावना को भी वो समझने लगते हैं, यानी कि जो कह सकते हैं कि भविष्यवाणियां होती हैं उन चीजों को समझने लगते हैं। प्राप्त काल्पनिक सोच के कारण बच्चे की कल्पना में डूब जाते हैं, आदर्शवादी सोच हो जाती है, तर्कपूर्ण हो जाते हैं। यानी कि बच्चे जो हैं वो इस काल में क्या होते हैं, उनकी काल्पनिक सोच हो जाती है और वो कल्पनाओं में डूब जाते हैं और उनकी सोच आदर्शवादी भी होती है। साथ ही साथ वो तर्कपूर्ण हो जाते हैं, वो तर्क वितर्क करना शुरू कर देते हैं। समस्याओं का जो भी उनके सामने समस्याएं आती हैं वो समस्याओं का समाधान करना शुरू कर देते हैं। किशोर अपने खुद के विचारों को जांचने लगता है, यानी कि वो क्या सोचता है, क्या ये सही है, क्या गलत है, ये चीजें समझने लगता है। उसको जांचने के लिए सोच विचार करता है, जिसे हम अधिसोच कहते हैं। तो 1 मार्क्स में बच्चों आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि अधिसोच किसे कहते हैं। तो समस्याओं का समाधान करना एवं किशोर के द्वारा खुद के विचारों को जांचना, तो ये देखना कि उनके ये सही है गलत है, इसको अधिसोच कहा जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई ये आपकी चारों की चारों जो अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो चलिए सभी क्वेश्चन आंसर मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन था, मानव जीवन अवधि को कितनी अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। शांति उन्मुख तथा स्नेहात्मक अनुशासनात्मक जो दृष्टिकोण है ये क्या होता है। भाषा का विकास क्या होता है और शिशु की भाषा का विकास कब होता है। बच्चे की लालन पालन प्रक्रिया में माता पिता का क्या योगदान होता है। सामाजिक विकास क्या होता है, शिशु का सामाजिक विकास जो है वो किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, उसके बाद संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरण कौन से हैं। तो सबसे पहले संवेदी क्रियात्मक जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। दूसरी है पूर्व प्रचनात्मक अवधि 2 से 7 वर्ष तक। पोस्ट प्रचनात्मक अवधि 7 से 11 वर्ष तक। औपचारिक प्रचनात्मक अवधि 11 से 18 वर्ष तक। तो इस तरह से आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया। गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और एक कमेंट करके बताइएगा बच्चों आपको ये पढ़ाने का जो तरीका है वो कैसा लगा और आपको सभी जो क्वेश्चंस हैं वो इजीली समझ में आए हैं या नहीं। तो मिलेंगे बच्चों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।